नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आज रात से शुरू होने वाली फेड की बैठक पर ग्लोबल बाजारों की नजर। टेक्नोलॉजी शेयरों में लगातार दूसरे दिन गिरावट से नैस्डैक 0.5% नीचे। एशिया की मिलीजुली शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी 0.25% मजबूत। इकोनॉमी के लिए डबल खुशखबरी। अप्रैल में इंडस्ट्री की ग्रोथ ने पकड़ी रफ्तार। मई में रिटेल महंगाई दर 5 साल के निचले स्तर पर। टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार से लगाई गुहार। आरकॉम, एयरसेल और टाटा टेली ने मांगी लाइसेंस फीस में रियायत। आज एमटीएनएल और बीएसएनएल के मर्जर पर भी होगी तस्वीर साफ। चीनी पर इंपोर्ट ड्यूटी 40 से बढ़ाकर 60% करने की योजना। ग्लोबल मार्केट्स में कीमत गिरने पर सरकार उठाएगी कदम। बीएसई की सब्सिडियरी सीडीएसएल का आईपीओ 19 से 21 जून तक खुलेगा। प्राइस बैंड 145 से 149 रुपए पर तय। सीडीएसएल की बीएसई में है 50% हिस्सेदारी। विजय माल्या के ब्रिटेन से प्रत्यार्पण के मुद्दे पर सुनवाई आज। दोपहर 2:30 बजे लंदन कोर्ट में हाजिर होंगे माल्या। और मुंबई पहुंचा मॉनसून। भारी बारिश से यातायात पर बड़ा बुरा असर। 16 फ्लाइटों को दूसरे शहर में किया गया डाइवर्ट। और मंगलवार की सुबह और आज सबकी नजर ग्लोबल मार्केट्स में, खास तौर पे फेड यानी कि एफओएमसी जो फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों की कमेटी है, उसकी आज देर शाम से 2 दिनों की बैठक की शुरुआत होगी, जिसका आउटकम कल भारतीय समय अनुसार देर शाम को आना है। और एक्सपेक्टेड है, वाइडली एंटिसिपेटेड है कि ब्याज दरें बढ़ती हुई नजर आएंगी, पर सबकी नजरें होंगी कमेंट्री पर। ब्याज दरें आगे किस हद तक बढ़ने वाली हैं और साथ साथ जो बैलेंस शीट कॉन्ट्रैक्ट करने की फेड ने बात करी थी, स्क्वीज करने की बात करी थी, उसको लेकर क्या कमेंट्री होती है, वो बाजार के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। कल आपको याद होगा भारतीय बाजारों की हफ्ते की कमजोर शुरुआत हुई, दबाव के साथ कामकाज हुआ और आज भी ग्लोबल संकेत बेहतर नजर नहीं आ रहे। आपकी स्क्रीन पर यूएस मार्केट्स आएंगे। कल फिर से दबाव के साथ कामकाज और नैस्डैक में फिर पिटाई होती हुई नजर आई। बैक टू बैक दूसरा सेशन था जब अमेरिका में नैस्डैक में अच्छा खासा प्रेशर था। यूरोप के यूरोजोन के मार्केट्स में कल दबाव थे 1% के आसपास के। इसलिए मैं कह रहा था ग्लोबल तस्वीर बहुत ज्यादा बेहतर नहीं। स्क्रीन रेड के साथ आपको नजर आएगी और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि आज मंगलवार की जो शुरुआत होनी है वो फ्लैटिश रुझान के साथ 1/4% के आसपास की बढ़त के वहां से इंडिकेशंस आते हुए। ऐसे में सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में निफ्टी में खरीदारी करने के आपको मौके ढूंढने चाहिए। तो क्या लेवल्स होंगे, क्या लॉजिक है, ये अनिल से समझेंगे और अनिल के साथ साथ बाजार के एक और एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान साहब से भी करेंगे बातचीत। उनसे भी मदद लेंगे आज की स्ट्रैटेजी बनवाने में। लेकिन पहले चलते मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी के पास। नीरज जी, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अमेरिकन मार्केट्स कंसोलिडेट करते हुए कहूं, थोड़ा ठंडे पड़ते हुए, थोड़े से नर्वस होते हुए, और दिक्कत वो नैस्डैक में जो टेक्नोलॉजी शेयर पिट रहे हैं उससे आ रही है। क्या वजह है और मूड कैसा है? देखिए, टेक्नोलॉजी शेयरों में जो जबरदस्त गिरावट आ रही है उसकी वजह यह है कि एप्पल को एक और ब्रोकिंग हाउस ने डाउनग्रेड किया है। ये दूसरा डाउनग्रेड है उसका पिछले 15-20 दिन के अंदर। वो डाउनग्रेड इसलिए किया गया है कि तमाम लोगों के मानना है कि जो सप्लाई है वो कंस्ट्रेंट है और जो भी इसकी खूबियां हैं वो इस प्राइस में हैं ऑलरेडी, इसलिए वहाँ पे वो डाउनग्रेड हुआ। तो एप्पल की वजह से तमाम दूसरे टेक्नोलॉजी शेयरों में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि नैस्डैक और ये सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छी रैली दिखाई थी। तो इसलिए टेक्नोलॉजी शेयरों में गिरावट का सिलसिला चल रहा है। लेकिन आप ओल्ड इकोनॉमी में जाएँ तो वहाँ उतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जो उनकी अपनी समस्याएं हैं वो प्राइस्ड इन है। तो दोनों ही इंडेक्स में एक एडजस्टमेंट चल रहा है। जो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चला था वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। दूसरा, जो बैठक शुरू हुई है फेड की आज और कल भारतीय समय अनुसार यानी थर्सडे को सुबह आपको पता चलेगा, तो उसके हिसाब से भी ट्रेडर थोड़ा सा कॉशियस हैं। सबको मालूम है 98.6% ये तय हो गया है कि रेट बढ़ेगा उसमें, लेकिन आगे की कमेंट्री क्या होगी इसको लेकर के लोग सुनना चाहते हैं कि फेड क्या कहता है। इस वजह से थोड़ा कॉशियस ट्रेड है। तो एक तरफ टेक्नोलॉजी में बिकवाली और दूसरी तरफ फेड की बैठक के पहले एक सावधानीपूर्ण माहौल है, इसलिए वहां पे कमजोरी है।
ओके, तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग कह लीजिए, थोड़ा सा रिस्क ऑफ जो हम कहते हैं ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा सा कंसोलिडेट होते हुए ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स आपको नजर आएंगे। बस सबकी नजरें होनी चाहिए टेक्नोलॉजी शेयरों पर। फ्राइडे को जब पिटाई हुई और तगड़ी पिटाई हुई तो सबको लगा एबरेशन हो सकता है, लेकिन जब मंडे को फॉलो बाइंग नहीं देखने को मिली और कल फिर वहां पे प्रेशर आया तो थोड़े से कंसर्न्स आते हुए कि क्या जो सबसे हाई फ्लाइंग ग्रुप था, सबसे तगड़ा आउट परफॉर्मेंस करने वाली टेक्नोलॉजी पॉकेट्स है, अब उसमें क्या तगड़ी मुनाफा वसूली आनी है, अनवाइंडिंग होनी है। अब वो खैर वो तो हाइंडसाइट में, यानी कि समय निकल जाएगा तो पीछे ही पता चलेगा, लेकिन क्लोजली लोग वॉच आउट कर रहे हैं नैस्डैक को और वहां पे टेक्नोलॉजी शेयरों को, क्यों वो कल फिर पिटाई के बाद बाउंस बैक नहीं आया। अच्छा, जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, इससे पहले मैं अनिल के पास जाऊं, श्रीकांत चौहान के पास जाऊं। एक तो ग्लोबल क्यूज जो थोड़े से ठंडे नजर आ रहे हैं, दूसरा इकोनॉमी के लिहाज से बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े आए हैं। इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है, इंडस्ट्री ने अप्रैल में रफ्तार पकड़ी है और ये बढ़कर 3% के पार चली गई है। अच्छी बात यह है कि खाने पीने की महंगाई कम होने से मई में रिटेल महंगाई 2% के आसपास सिमटती दिखी है। ये आंकड़े आपको याद होगा कल बाजार बंद होने के बाद आए थे और दोनों ही आंकड़े बेहतर हैं। इन आंकड़ों को डिटेल में समझाने के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। प्रदीप भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे देखते हैं आप इन आंकड़ों को? अच्छे हैं इकोनॉमी के लिहाज से? आईआईपी और सीपीआई दोनों ही आंकड़े अच्छे नजर आते हैं, क्योंकि आईआईपी यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ उम्मीद से बेहतर है और सीपीआई यानी महंगाई की दर, कंज्यूमर महंगाई की दर दरअसल उम्मीद से कम है। पर इन आंकड़ों को अगर आप करीब से देखें तो महंगाई घटने के पीछे बड़ी वजह है सब्जियों के दाम में भारी गिरावट। सब्जियां दरअसल 13 से 14% सस्ती हो गई हैं पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले, और इस वजह से आपको ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है कि ये आंकड़े काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव वाले होते हैं और सब्जियों और फलों के दाम अगले ही महीने बढ़ भी सकते हैं। इसलिए दरअसल जो कोर इन्फ्लेशन है, जो महंगाई का ओवरऑल आंकड़ा है, वो हम कह सकते हैं कि 4, 4.5, 5% के अपनी रेंज में ही है। और ये जो गिरावट आई है ये आगे टिक के नहीं रहेगी, आने वाले महीनों में ये महंगाई दर फिर से बढ़ेगी। हालांकि लगातार 5-6 महीने से महंगाई दर आरबीआई के टारगेट से नीचे है, इसलिए आरबीआई के ऊपर दबाव जरूर बढ़ सकता है इन आंकड़ों को देखकर। खासतौर पे जब आप ये देखते हैं कि हालांकि आईआईपी बढ़ा है लेकिन बहुत सारे सेक्टर हैं, आप माइनिंग देखिए, आप इलेक्ट्रिसिटी देखिए, इवन कंज्यूमर डिमांड वाले सेक्टर देखिए, जहां पर ग्रोथ में काफ़ी गिरावट आई है साल दर साल। तो दरअसल काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पॉइंट हैं जिन पर नज़र रखते हुए आरबीआई पर रेट घटाने का दबाव बढ़ सकता है। दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आंकड़े जैसे प्रदीप बाखूबी हाईलाइट करते हुए, इन्फ्लेशन के आंकड़े अच्छे तो हैं लेकिन कोर इन्फ्लेशन में कोई कमी नहीं आई है। सिर्फ सब्जियों के दाम घटने से कमी आई थी और चांसेस हैं कि आगे इन्फ्लेशन वापस इंचअप होता हुआ, बढ़ता हुआ नजर आए। तो थोड़ा सा आंकड़े ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे हैं, लेकिन अगर आप इंटरनल्स देखेंगे तो इतने ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है। जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, हफ्ते की कल यानी कि सोमवार का सेशन था, कमजोर शुरुआत होती हुई नजर आई, दबाव के साथ कामकाज हुआ और दिक्कत यह थी कि कल कोई दिन के दौरान मीनिंगफुल रिकवरी भारतीय बाजारों में देखने को नहीं मिली। आधे परसेंट सेंसेक्स निफ्टी में दबाव था। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 51-52 पॉइंट नीचे 9616 के लेवल्स पर जाके कल क्लोज हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप्स में 2 फीसदी का दबाव। मार्केट ब्रेथ कमजोर थी, 1:2 का रेशियो। हर एक बढ़ने वाले के सामने 2 स्टॉक्स कल कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे थे और मूड बिगाड़ने का काम करा बैंक्स ने। बैंक निफ्टी 1% नीचे था और उसमें सरकारी बैंक्स पे तगड़ा दबाव था। वो जो फार्म लोन वेवर की महाराष्ट्र से खबर आई वो सेंटिमेंट्स पे कल हावी होती हुई नजर आई और इसके साथ साथ बैंक्स के कैपिटल गुड जिसमें एल&टी लीड कर रहा था, उस पॉकेट की भी पिटाई होती हुई नजर आई। एक और दिक्कत की बात जो मैं कैश मार्केट के एटलीस्ट आंकड़े देख रहा था, एफआईआई डीआईआई की तरफ से किसी की तरफ से कल कोई बाइंग नहीं हुई इन लेवल्स पे प्रेशर के बावजूद। एफआईआई की 170 करोड़ रुपए के आसपास की कैश मार्केट में नेट सेल ऑफ था और डीआईआई का ऑलमोस्ट 60-65 करोड़ रुपए के आसपास का। हाँ, लेकिन मिनिस्क्यूल छोटा नंबर है तो कोई कंसर्न शायद उस लिहाज से ना होनी चाहिए। लेकिन चलिए, आज का मार्केट कैसा पैन आउट होगा, कल के प्रेशर के बाद क्या हम उभरते हुए नजर आएंगे? सीएनबीसी आवाज के मार्केट से डेटा अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल जी, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या डेटा पॉइंट्स हैं सर और क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीष। डेटा पॉइंट्स थोड़े कमजोरी की तरफ जरूर हैं, लेकिन बाजार अपने अहम लेवल्स को होल्ड करता हुआ दिख रहा है। तो आज के लिए निर्णायक लेवल के तौर पर 23,500 बैंक निफ्टी पर है और 9,600 निफ्टी पर है। तो 9,600 के ऊपर जब तक दिन के दौरान ट्रेड कर रहे हैं तब तक हम ठीक है और 23,500 के
ऊपर जब तक हम बैंक निफ्टी पर ट्रेड कर रहे हैं तब तक ज्यादा चिंता की बात नहीं है। क्लोजिंग बेसिस पर 23,400 निफ्टी पर अहम लेवल है, उसके ऊपर अगर हम बंद होते दिख रहे हैं तब तक ठीक है। 9,600 के नीचे बंद नहीं हो तो बेहतर है। हाँ, ये जरूर है कि 9,550, 9,600 ये निफ्टी पर बड़ा मजबूत सपोर्ट जोन है और ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत आसानी से इसे तोड़ेंगे भी। लेकिन एक चीज और साफ दिख रही है, वो ये कि 9,650, 9,700 प्रॉफिट बुकिंग जोन है। और कल के सेशन में भले ही कैश मार्केट में इतनी बड़ी बिकवाली नहीं, लेकिन वायदा कारोबार में एफआई ने थोड़ा सा स्टॉक इंडेक्स बेचा है, तो इसको देखकर लगता है थोड़ा ऊपरी स्तरों पर दबाव भी रह सकता है। तो ओवरऑल मिला जुला सा कारोबार है, रेंज बाउंड ट्रेड है, दोनों ही तरफ शायद उतार चढ़ाव आपको देखने को मिले। तो 9,550 नीचे और 9,650, 9,675 ऊपर की ट्रेडिंग रेंज बन सकती है। और इस लिहाज से अगर 9,600 के आसपास मिले तो एक बार मौका खरीदारी का बन सकता है 9,550 के स्टॉप लॉस के साथ, 9,650, 9,675 के लक्ष्य के लिए, और उन लेवल के आसपास प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो थोड़ा शॉर्ट करने का मौका भी देख सकते हैं 9,700 के स्टॉप लॉस के साथ। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 23,400 बैंक निफ्टी पर अच्छा लेवल है जहां पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है 23,300 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर की तरफ 23,600 का लक्ष्य होगा। तो ऐसा लगता है कि कल के एक्शन के बाद आज थोड़ा सा सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिखे और बाजार डायरेक्शन की तलाश करेंगे। ओके, तो मिला जुला कामकाज हो सकता है, रेंज बाउंड यानी कि सीमित दायरे में कामकाज होगा और शायद दोनों तरफ के मौके आपको भारतीय बाजार में देखने को मिले। 9550 से 9675 की रेंज आती है और जहां तक हो 9600 के अगर नीचे स्लिप नहीं हुए तो मोमेंटम इंटैक्ट रहेगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना रहेगा। खरीदारी करें 9550 का स्टॉप, 9650 और उसके बाद 9675 के लक्ष्य के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं यहां पे। लेकिन चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान अब मेरे साथ जुड़ते हुए। श्रीकांत, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या स्ट्रैटेजी होगी सर आज के लिए? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, मुझे लगता है कि जैसे न्यूज फ्लो है कि यूएस की फेड मीटिंग है 2 दिन के लिए, और जैसे भी इकोनॉमी से रिलेटेड जो न्यूज फ्लो थे वो अगर काफी अच्छे थे, तो मुझे लगता है कि समाव मार्केट रेंज बाउंड सा रहेगा और ऊपरी तरफ 9700 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, और डाउन लेवल्स में मुझे लगता है कि 9550, 9570 पे काफी अच्छा सपोर्ट है। और हम यही हमारे क्लाइंट्स को बता रहे थे कि अगर 9670, 80 के आसपास अगर है तो आप शॉर्ट करके चलिए, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है। और अभी हमें ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट जो एक ग्रेजुअल डिक्लाइन में है, काफी स्लोली गिर रहा है मार्केट, तो समाव मुझे लगता है कि अगर ये 9570 या 60 के लेवल्स के आसपास अगर आज के दिन में अगर दिखाई देता है तो मुझे लगता है हम वहां पे लॉन्ग करके चल सकते हैं 95 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि ये मार्केट वापस 9700 के लेवल्स को आने वाले दिनों में छू सकता है। तो स्ट्रेटेजी रहेगी, कंडीशनल रहेगी कि 9570 के आसपास निफ्टी लॉन्ग करके चले और स्टॉप लॉस रखे 9500 के करीब। तो ये कंडीशनल बाय कॉल है। यहां से अगर और प्रेशर आता है 9570 तक के लेवल्स के आसपास, अभी 9616 पे कल क्लोज हुआ था, तो 50-60 पॉइंट के आसपास के करेक्शन की बात हो रही है। यहां पे 40-50 पॉइंट के आसपास वो करेक्शन आए 9570 के लेवल्स के आसपास अगर निफ्टी मिलता है तो इस तरह रिस्क रिवॉर्ड श्रीकांत को फेवरेबल नजर आता है। खरीदारी करने के मौके होंगे, फिर वापस हम पुराने लेवल्स को रीगेन करते हुए नजर आए 9700 के आसपास के। तो कंडीशनल बाय है, ध्यान रखें। और इंटरेस्टिंग है, अनिल कह रहे थे 9600 के नीचे स्लिप हुए और अगर उसके नीचे क्लोज आया तो मूड बिगड़ता हुआ नजर आएगा। और श्रीकांत तो इनफैक्ट करें 9570 के आसपास ही बाइंग बेहतर होगी, रिस्क रिवॉर्ड उन लेवल्स पे फेवरेबल होगा। अच्छा श्रीकांत, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज के लिए? आशीष जी, मुझे लगता है कि हमें ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए जो इंडेक्स से डायरेक्टली रिलेट ना करते हो, क्योंकि उनमें काफी अच्छी तेजी हमने देखी है पास्ट फ्यू वीक्स में। मुझे लग रहा है कि एक अपोलो टायर्स ऐसा स्टॉक है कि जिसे हम लॉन्ग करके चल सकते हैं, और अगर आप इसका आउट परफॉर्मेंस देखते हो विद अदर स्टॉक्स इन टायर बास्केट तो इसमें काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस है। तो समाव मुझे लगता है कि ये स्टॉक 275 या 280 के लेवल्स को आने वाले दिनों में 1 या 2 दिन में छूते हुए नजर आ सकता है ये स्टॉक, और करंटली ये ट्रेड कर रहा है 260 के आसपास। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 250 के करीब के। और एक जो अच्छा लग रहा है वो है REC, 191, 192 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इसे हम लॉन्ग करके चलना चाहेंगे क्योंकि इसमें भी काफी अच्छा एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन बन रहा है करीब 185, 195 के रेंज के अंदर, और ये भी स्टॉक मुझे लगता है कि मिनिमम 200 के लेवल्स को आने वाले दिनों में छू सकता है। बट अगर कुछ आप 1 महीने या 2 महीने की स्ट्रेटेजी लेते हो तो शायद मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, 250 या 260 के लेवल्स को भी छू सकता है। तो करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी फेवरेबल है 1 या 2 दिन की स्ट्रेटेजी के लिए। 188 के स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग कर सकते हैं 200 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो अपोलो टायर्स और REC दोनों खरीदारी करने के मौके।
लेकिन चलिए बाजार पे कुछ और एक्सपर्ट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज, टॉप टेक्निकल बेट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। केआर चौकसी सिक्योरिटीज, अच्छा पीएफसी पे दाव लगाने की बात कर रहे हैं और कोटक सिक्योरिटीज मान रहा था आरईसी खरीदने, तो ट्विन उसी का पीएफसी भी यहां पे मोमेंटम पकड़ सकता है। 137 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। jkdviewpoint.com का मानना है स्कॉट्स खरीदना चाहिए। 778 के टारगेट अगले 2 से 3 कारोबारी सत्रों में। और मितेश ठक्कर.com का मानना है और आज की इकलौती सेल रिकमेंडेशन है अल्ट्राटेक सीमेंट्स बेचें 3965 के टारगेट्स के लिए। लेकिन चलिए, तो टेक्निकल एस्पेक्ट थी मार्केट की। आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई आप जुड़ते हुए। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स रडार पर है? अशोक लेलैंड पर रखिए नजर। देखिए, ट्रायल रन कंडक्ट किया है तमिलनाडु के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इलेक्ट्रिक बसेस के लिए, और वो चाहते हैं कि 2000 जो बसें हैं जो तमिलनाडु में चलती हैं उसको बदल दिया जाए, इलेक्ट्रिक बस जो अशोक लेलैंड बना रही है उसका इस्तेमाल किया जाए। और ट्रायल रन काफ़ी सक्सेसफुल रहा है वहाँ की सरकार की तरफ से, ये बयान आए हैं, तो ये पॉजिटिव खबर मानी जाएगी बस बनाने वाली कंपनी अशोक लेलैंड के लिए। साथ ही शेयर शिपिंग पर भी रखिए नज़र। देखिए, इन्होंने जापान की कंपनी के साथ एक करार किया है, उस करार के तहत ये उस जापान की कंपनी की कुछ फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करेंगे, इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डिंग में एक दूसरे के साथ मिलकर कामकाज करेंगे, कस्टम क्लियरेंस सर्विसेज में एक दूसरे के साथ मिलकर कामकाज करेंगे। तो शेयर शिपिंग के लिए ये एक पॉजिटिव खबर। कोल इंडिया, देखिए हम लगातार कह रहे हैं कि इस शेयर से दूर रहिए, दबाव देखने को मिल सकता है, और अब ये शेयर 52 हफ्तों के निचले स्तरों को छू रहा है। और आप देखिए जिस तरह से इन्होंने अपने कोयले की ग्रेडिंग को डाउनग्रेड किया, उसके बाद लगातार ये कंपनी दिक्कत से अब तक उभर नहीं पा रही है, तो इसके ऊपर नजर रखिएगा। इक्विटास के ऊपर नजर रखिए। देखिए, कल एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, यहाँ पर करीब 50 लाख शेयरों ने हाथ बदले थे। इसमें रिमको इंडिया लिमिटेड ने करीब 50 लाख शेयर 168 रुपीज़ 99 पैसे यानी करीब 169 रुपीज़ के आसपास खरीदारी करी है। लेकिन कल एक बहुत अच्छी तगड़ी शुरुआत इसने करी थी, दिन में वो तेजी फिजल आउट होती हुई नजर आई, 154 पर जाकर इसने समाप्ति दी। तो देखना होगा आज इंटरेस्टिंगली ये शेयर किस तरह से प्रदर्शन दिखाता है। साथ ही चीनी कंपनियां, हाँ आज ये जो सेक्टर है आशीष, सेक्टर ऑफ द डे होगा, फ्लेवर रहेगा। अच्छी तेजी यहाँ देखने को इसलिए मिल सकती है क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी रॉ शुगर के ऊपर 40% थी, अब वो 60% कर दी जाएगी। यानी भारत में अगर चीनी लानी है तो आपको महंगी चीनी मिलेगी, तो ये घरेलू चीनी इंडस्ट्रीज के लिए फायदेमंद खबर है। तो यहाँ पर आज सारी की सारी शुगर कंपनियाँ, बलरामपुर, धामपुर, बजाज, ये तो बड़ी हुई, उगर शुगर, राजश्री शुगर, ये पूरा का पूरा पॉकेट आज सबसे अच्छा प्रदर्शन। नाम याद आए आपको, ये पूरा पैक अच्छा परफॉर्म करने लंबी लिस्ट है। तो ये तमाम सेक्टर स्टॉक्स हैं जो आज खबर को वजह से एक्शन में रहेंगे। अच्छा, हेडलाइन को लेकर आप कंफ्यूज ना हो, बीएससी को भी अपने रडार पे रखें क्योंकि उसकी जो सब्सिडरी है सीडीएसएल, जहां पे बीएससी का 50.1% स्टेक है, उसका आईपीओ आ रहा है, तो वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी है। हालांकि खबर शुक्रवार को आई थी, तभी हमने देखा था स्टॉक में दिन के दौरान अच्छा उछाल, लेकिन उस स्टॉक को भी अपने रडार पे रखें। और यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम कई सारे स्टॉक सेक्टर्स की बात कर रहे थे जो आज खबर को ऐसे फोकस में रहेंगे, और उसमें एक और स्टॉक सेक्टर जोड़ लीजिए, वो है टेलीकॉम कंपनीज। पहाड़ जैसे कर्ज तले दबी टेलीकॉम कंपनियों के साथ इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने मुलाकात की है। इस बैठक में आरकॉम, एयरसेल और टाटा टेली ने सरकार से लाइसेंस फीस में रियायत की मांग की है, लेकिन रिलायंस जियो की राय बाकी कंपनियों के मुकाबले अलग दिखी। रिलायंस जियो ने कंपनियों को कर्ज कम करने की दलील दी। जियो ने कहा कि बाकी कंपनियों ने टेक्नोलॉजी पर निवेश नहीं किया, इसीलिए उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जियो ने बाकी कंपनियों पर कार्टलाइजेशन का भी आरोप लगाया। लेकिन चलिए, कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की स्ट्रैटेजीज बताने के लिए कार्वी कॉमट्रेड के रविशंकर पांडे जी मेरे साथ जुड़ते हुए। रवि जी, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या स्ट्रैटेजीज होंगी सर आज के लिए? जी, आज मुझे लगता है गोल्ड जिस हिसाब से प्राइस गोल्ड के गिरते जा रहा है, इंटरेस्ट रेट हाई की एक्सपेक्टेशन के साथ सेल करके चलना ही बेहतर रहेगा। तो 29,060 के लेवल से सेल करिए और टारगेट 28,900 के लेवल के लिए, और स्टॉप लॉस 29,110 का लगाइए। और क्रूड ऑयल में मुझे लगता है थोड़ा बाई करके चलना बेटर रहेगा। एक बाउंस बैक दिख रहा है 2900 के लेवल से, तो 2950 के लेवल से बाई करिए। टारगेट
3050 पर रखिए और स्टॉप लॉस 2900 के आसपास लगा के चलिए। ओके, रवि जी को सुबह सुबह मैंने डिस्टर्ब कराया तो थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सोने में बिकवाली करने के मौके ढूंढने और कच्चे तेल में खरीदारी करें। आसान शब्दों में लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, नोट डाउन कर लें आप। छोटा सा ब्रेक के बाद लेकर आएंगे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज ब्रोकरेज के रडार पर क्या है, मेरी सहयोगी सोनम मेहता जुड़ती हुई। सोनम, हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। शुरुआत HDFC लिमिटेड के स्टॉक के साथ। HSBC ने HDFC लिमिटेड पर अपना लक्ष्य बढ़ा दिया है। खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य को 1628 से बढ़ाकर 1887 का कर दिया है। मौजूदा भाव से 15% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। जेफरीज ने इमामी पर अपना लक्ष्य बढ़ाया है। 1111 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1266 का कर दिया है। मौजूदा भाव से 14% का अपसाइड स्टॉक में दिखाई दे रहा है। डॉयचे बैंक पेट्रोनेट LNG पर बेहद ही बुलिश है। उनका टॉप स्टॉक है अपने सेक्टर में। लक्ष्य 550 का दे रहे, मौजूदा भाव से 27% का अपसाइड उनको दिखाई दे रहा है। नोमुरा ने कर्ज जो माफ हो रहे अलग अलग राज्यों में, उस पर एक रिपोर्ट निकाली। उनका मानना है छोटे अवधि में ये बैंक्स के लिए काफी अच्छा होगा, लेकिन लंबे अवधि में वे PSU बैंक्स में बेहद ही नेगेटिव है। सिर्फ SBI उनका बाय कॉल है। सिटी एक्सिस बैंक पर अपने लक्ष्य को 6600 बनाए रख रहे हैं। मौजूदा भाव से उनको 18% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। क्रेडिट स्विस FMCG पर रिपोर्ट लेकर आया है। उनका मानना है GST के कारण ITC और HUL पे सबसे कम असर पड़ेगा, वही कोलगेट पर दबाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। और फाइनली CLSA का मानना है अगर ONGC HPCL को अक्वायर करती है तो ये ONGC के लिए बेहद ही नेगेटिव रहेगा। ओके, तो इन स्टॉक्स को अपने रडार पर रखें और जाते देख लीजिए SGX निफ्टी मंगलवार की सुबह इंडिकेशंस हैं एक फ्लैट 10-11 पॉइंट के आसपास के उछाल के साथ ओपनिंग के। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।